हाँ जी, स्वागत है सभी का इस पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए एक सेशन शुरू कर रखा था उसे कंप्लीट करने की ओर ले जाते हैं। ठीक है, चलिए। आई होप कि आप लोगों को कल वाले सेशन में मज़ा आया होगा। तो अच्छा लगे ज़रूर कमेंट और शेयर किया करो। ठीक है भाई, ये मेरा मोटिवेशन आप लोगों से। ठीक है, चलिए। लास्ट क्लास में आई थी मैंने 1984 तक करवा दी चीज़ें। ठीक है, आज 1987 उठाते हैं, 1987 को उठा लेते हैं। ठीक है, तो यूनेस्को की 1987 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यूनेस्को की अगर 1987 की बात करें अपन कि 1987 में किसको इंक्लूड किया गया था, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, जस्ट ए सेकेंड। चलिए देखिए, जब यूनेस्को की 1987 की बात आती है तो आपको ये चीज ध्यान रखना, किसको? चोल मंदिर। ठीक है, चोल मंदिर। चोल डायनेस्टी थी, चोल वंश था जो साउथ इंडिया का बहुत ही जबरदस्त जिनका प्रभाव रहा साउथ इंडिया के अंदर। वो एक वंश, बहुत जबरदस्त वंश था अपने आप में। ठीक है, तो चोलों ने मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब माना जाता है कि उन्होंने पूरे पत्थरों को ही तराश दिया था मंदिरों के रूप में। आ रही बात समझ में भी? ठीक है, तो चोलों ने मंदिरों को पत्थर के रूप में ही तराशा था। तो उनका बहुत ज़्यादा इस चीज़ में प्रभाव देखना मिलता है। ठीक है भाई, ये लगभग समय था 11वीं और 12वीं शताब्दी का। तो समय आपको क्या ध्यान में रखना है? 11वीं और 12वीं शताब्दी में, और 12वीं शताब्दी। ठीक है, तो 11वीं 12वीं शताब्दी में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था मंदिरों का। तो आगे बात समझ में। वंश पूछ ले तो चोल वंश था। ठीक है, चोल वंश, ये समझ ही गए होंगे। ठीक है, और दक्षिण भारत के क्षेत्र को इन्होंने कवर कर रखा था। दक्षिण भारत के क्षेत्र में इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। आई बात समझ में? ठीक है, और शैली पूछ रहे तो कौन सी थी? द्राविड़ शैली थी। तो याद रखना, इन्होंने मंदिरों का जो निर्माण करा किस शैली में थे? द्राविड़ शैली में थे। ठीक है, भारत में 3 शैलियाँ हुई है, नागर, वैश्य और द्राविड़। मतलब कि जिसमें यूनानी लोगों का ज्यादा प्रभाव था, नागर शैली थी। उत्तर भारत के मंदिर देखने को मिलेंगे। वैश्य शैली जिसमें दोनों का मिक्स रूप होता है। द्राविड़ शैली के मंदिर साउथ इंडिया में एक्चुअल में जिनका ऊंचाई ज्यादा होगा, ऐसा लगता है जैसे पत्थर को काट कर पूरा ऊंचाई तक आप देखते हो जिसमें मूर्ति रखी जाती है, उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उनकी ऊंचाई ज्यादा देखने को मिलती है। गोपुरम बड़े दिखाई देंगे, प्रवेश द्वार होते हैं वो बड़े दिखाई देंगे, वो द्राविड़ शैली में दिखाई देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए ठीक है, आप समझते हैं इस बात को कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, द्राविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण करेगा। ठीक है, तो द्राविड़ शैली में इन्होंने मंदिरों का निर्माण करा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको समझनी है। अब समझना है कौन कौन से मंदिर थे। ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वरम मंदिर। ठीक है, गंगई चोलपुरम, ठीक है, गंगई चोलपुरम। और एक मंदिर था जिसे हम बोलते हैं, जस्ट ए सेकंड। ठीक है, एक और मंदिर, जैसे ये दोनों मंदिर किसमें? तमिलनाडु में। ठीक है, दारा, जस्ट ए सेकंड भाई, आज हो क्या रहा है? दारा सिखुआ करके कुछ ऐसा था कि उसमें दारासुरम या एंकेश्वर मंदिर भी कहते हैं उसे, दारासुरम मंदिर, या इसे केशवरम मंदिर भी कहते हैं। कहानी समझ में आई मेरी कि अंकेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको समझनी है। ये 3 मंदिर थे, तीनों के तीनों किसमें थे? तमिलनाडु में है। एग्जामिनर आपसे यही सवाल पूछेगा कि कौन से मंदिर कहाँ पर है। तो ये यूनेस्को के अंदर चोल मंदिरों को 1987 के अंदर इसमें इंक्लूड किया गया था।
43 साइट्स है इंडिया के अंदर जिसको यूनेस्को फंडिंग करता है संरक्षण के लिए, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? चलूँ आगे? हाँ भाई चलूँ, चलिए चलिए 1987 की कुछ और अन्य अगर बातें करें तो समझना इस बात को, ठीक है। 1987 की अगर बात करूं मैं, 1987 में और स्मारक थे जिनका मैं नाम लिख देता हूं। पदकल स्मारक, जस्ट ए सेकंड। पदकल स्मारक, ठीक है। तो पदकल स्मारक आपको ध्यान रखना, ये 1987 में इनको भी इंक्लूड किया गया। इसमें 10 मंदिर है जिसमें 9 हिंदू है, 1 जैन मंदिर है, ठीक। पदकल स्मारक में 10 मंदिर है, 10 मंदिर है जिसमें से 9 हिंदू है और 1 जैन है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। तो 10 स्मारक जिसमें से 9 हिंदू मंदिर है, 1 जैन मंदिर है, ये आपको समझना है, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया गया? चालुक्य शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था इन स्मारकों का। तो ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चालुक्य शासकों, शासकों द्वारा। चोल, चालुक्य, पांड्य ये सारे साउथ में थे, इन्हें संगम काल के शासक कहा जाता है, निर्माण करवाया गया, ठीक है। तो चालुक्य शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आई होप आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है भाई। जहां भी आपको डाउट लगे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में उस चीज को रिवाइज कर दूंगा या उसके डाउट्स आपको बता दूंगा। जिस चीज की आवश्यकता, जिस भी टॉपिक की आपको आवश्यकता है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं उस टॉपिक पर जरूर आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा, ठीक है भाई। समझ में मेरी बात है? ठीक है भाई। ये मंदिर, इनका जो निर्माण होता है वो 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच में होता है। 8वीं शताब्दी के मध्य में होता है। जस्ट ए सेकंड, मध्य में होता है, ठीक है। अगली चीज क्या ध्यान रखनी है, इनके द्वारा जो काम किए गए, जिस प्रकार से मंदिरों को तराशा इन्होंने, तो ये शैली कौन सी थी? तो ये भी द्राविड़ शैली में निर्माण करवाया गया। तो द्राविड़ शैली में इसका निर्माण हुआ, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आप चीजों को क्लियर हो पा रही होगी, ठीक है। आ रही हो समझ? और आपसे पूछा जाए ये किस नदी के किनारे पर है मंदिर, तो याद रखना एक नदी है, मालप्रभा नदी के किनारे पर इनका निर्माण हुआ है। ये मालप्रभा अपने आप में किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। तो कृष्णा की सहायक नदी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और ये क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है, ये सारा क्षेत्र आप कर्नाटक का पड़ता है। ये कर्नाटक में पड़ते हैं सारे स्मारक। कभी मौका मिले देख के ना, बहुत ही प्यारा पर्यटन स्थल माने गए। तो ये किस में आते हैं? कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में। मेरी बात समझ में आई? ये बताओ अभी चीजें क्लियर है? आई होप आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना? ठीक है। थोड़ा सा मैं और स्लो लिख देता हूँ ताकि आपको राइटिंग साफ में समझ में आ जाए, ठीक है भाई। चलूँ आगे, ठीक है। चलिए अगले आते हैं 1989, 1989। 1989, अगर मैं 1989 की बात करूं तो 1989 के अंदर आपको एक चीज क्या ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में ये रखना है कि जो इंक्लूड किया गया वो था सांची का स्तूप। सांची का स्तूप आगे बस में। अब बात ये आती है कहां पर, तो याद रखना ये है भारत के
मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आर्यभट्ट, ठीक है, ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगली चीज आपको क्या ध्यान में रखना है इसके बारे में, वो ये ध्यान में रखना है कि सांची के स्तूपों का निर्माण स्तूप का निर्माण 3वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। 3वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। मध्य में हुआ। मेरी बात समझ में। अगली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है इसका निर्माण राजा अशोक ने करवाया था। क्योंकि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद दम की नीति अपनाई, शांति से चीजों का प्रसार किया अपने साम्राज्य का। तो याद रखना अशोक ने करवाया, अशोक ने धम की नीति अपनाई थी। धम मतलब शांति से धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, अरे बस इस बात को समझना। अगर ये नदी पूछी जाए तो याद रखना ये बेतवा नदी के किनारे पर है। बेतवा नदी के किनारे पर है। मेरी बात समझ में। अगली चीज आपको क्या देखना, ये मध्य प्रदेश का रायसीमा डिस्ट्रिक्ट है, एमपी के रायसीमा रायसीमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये है। आगे बात समझ में। तो ये 1989 का सांची के स्तूप से। टेक यू टाइम। ठीक है भाई, यहीं पर आपकी भीमबेटका एक गुफा भी मिलती है। ठीक है, आई होप आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका आता है 1993। और 1993 की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना है 1993 में किसको इंक्लूड किया गया था। ज्यादा समय नहीं गंवाना आपको, बस चीजों को 1 या 1.5 गुना स्पीड या 2 गुना स्पीड पर देख सकते हो। बस समझना इन चीजों को, और नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर नोट डाउन करो तो पोज करके जरूर करना। मैं चाहता हूं कि कम समय में ज्यादा आपको आउटपुट मिल पाए। समझ पा रहे हो चीजों को, कि कम समय में ज्यादा आउटपुट मिल पाए, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि हमारे पास समय कम है, चीजें ज्यादा कवर करनी है। जब से जीएस का वेटेज बढ़ा है एसएससी के अंदर और रेलवे के अंदर ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो सिंपल सी स्वाभाविक सी बात है, टीसीएस अपने आप में बहुत लेवल टफ करती जा रही है। तो हर चीज को कवर करना आवश्यक हो चुका है आज का। ठीक है, सीजीएल मेंस में भी ये 30 नंबर का काम है, 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बात आपको समझनी है। ठीक है भाई, चलो आगे। ठीक है भाई, चलते हैं। अगला लिखना हुमायूं का मकबरा। 1993 में कौन सा था? हुमायूं का मकबरा। का मकबरा। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरे की अगर बात करूं मैं तो ये कहां पर आता है? ये दिल्ली के अंदर है, आप सब जानते होंगे कहां पर है ये, दिल्ली में है। ठीक है, तो दिल्ली में है, तो किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो याद रखना यह है अकबर के शासनकाल में निर्माण हुआ। ठीक, तो निर्माण कराने वाला कौन था? तो याद रखना इनकी वाइफ थी हुमायूं की, फर्स्ट पहली वाइफ। तो इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी, पहली पत्नी बेगम हाजी ने इसका निर्माण करवाया।
आ रही बात समझ में? समझ पा रहे हो चीज़ों को आप लोग? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, बेगम हाजी ने इसका निर्माण करवाया था, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, आगे बात सुन। समय आपको अगर याद करना हो तो देख लेना कि 1569 से 70 के मध्य में इसका निर्माण हुआ था। ठीक, चीज समझ पा रहे हैं? एक चीज आपको ध्यान रखना, इसका जो बनाने वाला व्यक्ति था, जिसे आप बोल सकते हैं एक तरीके से मिस्त्री जो था इसका, वो कौन था? तो आपको याद रखना उसका नाम मिराक मिर्जा नाम है उनका। ठीक है, या मिर्क मिर्जा के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना कारीगर का नाम, कारीगर तो मिर्क मिर्जा। मिर्क मिर्जा इसका कारीगर था। और एक चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में ये रखना है कि ये प्रेम की दास्ता को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना यह प्रेम और कामना की को संबोधित करता है। ये ऐसे सवाल कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जब एग्जामिनर का मूड ये हो कि अपने मामा का नाम पूछे, सिंपल सी बात है, तो इस तरीके के मामा का नाम पूछता है, ये मामा वाले सवाल बन जाते हैं। किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या बात को रिप्रेजेंट, तो याद रखना प्रेम और कामना को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, आई होप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे आप। ठीक, सीन क्लियर है? ठीक है भाई, चलिए अगला बात करते हैं अपन कुतुब मीनार। आई होप आपने लिख लिया होगा। अगला नाम लिखना, हेडिंग डालना कुतुब मीनार की। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालनी है आपको कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार जो है आपको ध्यान में रखना है, तो ये कुतुब मीनार जो आपका बनता है वो ध्यान रखना है ये। ठीक है, तो ये भी आप समझते हो कहां पर है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दक्षिण दिल्ली के महरौली में इसका निर्माण करवाया था, आप सभी जानते हो ये। ठीक है, ये है दक्षिणी दिल्ली में महरौली में ये में इसका निर्माण करवाया गया। ठीक, 1199 में इसका निर्माण स्टार्ट होता है। ठीक, याद रखना 1199 में इसका निर्माण स्टार्ट होता है, लेकिन 1220 तक इसका निर्माण खींचा जाता है। तो निर्माण करवाता कौन है? मैं दोबारा इसका नाम बताऊं, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था। शुरू किया जाता है और 1220 में पूर्ण होता है। किसके द्वारा? तो याद रखना इल्तुतमिश इसका दामाद था, जिसके द्वारा इसका निर्माण पूरा किया जाता है। इसके दामाद के द्वारा निर्माण पूरा किया जाता है। मेरी बात समझ में है क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण जो है वो पूरा किया जाता है। आगे बात समझ में? अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये ईंटों की बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है। तो ईंटों से बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है।
सबसे ऊंची मीनार, मीनार मानी जाती है। आई होप आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। ठीक है भाई, अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें ये 3 मंजिली बनाया गया था, चौथी और 5वीं फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाएगा। तो याद रखना ये चीज, 4th और 5th मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने निर्मित किया। जस्ट ए सेकेंड, तुगलक ने निर्मित करवाया। ठीक है, आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना, समझ पा रहे हो चीजों को। ठीक, कोई किंतु परंतु नहीं होगी। ठीक, और इस ध्यान रखना, इसमें एक इल्तुतमिश का मकबरा भी है, मैं लिख देता हूं, इसमें इल्तुतमिश का मकबरा भी है। ठीक है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का मकबरा, तो याद रखना इसमें इल्तुतमिश का मकबरा भी है, मकबरा भी है। ठीक, आई होप इन चीजों को समझ पाओ। टेक योर टाइम। चलिए, अगला आता है आपको दार्जिलिंग ट्रेन। याद रखना, दार्जिलिंग की ट्रेन। अब ये मैं आपको बता दूं, जो ट्रेन आती है वो सारी पर्वतीय क्षेत्रों की आती है। तो याद रखना, यूनेस्को ने कौन कौन सी पर्वतीय क्षेत्रों की ट्रेन को इंक्लूड किया है, मैं लिख देता हूं। तो यहां आप लिख सकती हो पर्वतीय क्षेत्र की ट्रेन है, क्षेत्र ट्रेन। ठीक, तो मैं आपको बताऊं आगे चलकर कौन कौन सी, पर इसको समझ लेते हैं। ये जो है दार्जिलिंग, अगर आपसे सिटी पूछे तो मैंने बताया कभी हमेशा आपको कि दार्जिलिंग सिटी आपके हमेशा वेस्ट बंगाल में, और दार्जिलिंग हिल पूछे तो आपको सिक्किम में मिलती है। ठीक है, तो दार्जिलिंग सिटी आपको ध्यान रखना है, दार्जिलिंग सिटी आपके पश्चिम बंगाल में, बंगाल में। अब ये ध्यान रखना पश्चिम बंगाल में कहां पर है ये, तो पश्चिम बंगाल में ये ट्रेन जो चलती है एक्चुअल में किसके बीच में चलती है, तो स्टेशन का नाम है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी से, याद रखना है, जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के मध्य में चलती है। ठीक है, याद रखना ये दार्जिलिंग के मध्य में चलती है, जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग स्टेशन के मध्य में चलती है। याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन इसी लाइन पर आता है, ऊंचा रेलवे स्टेशन जिसका नाम है गुम। याद रखना, क्या नाम है, गुम। ठीक है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, गुम। याद रखना, तो सबसे ऊंचा भारत का रेलवे स्टेशन है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, समझ पा रहे होंगे। इसका निर्माण जो है 1881 से 1889 से 1881 से 1881 के मध्य में निर्माण हुआ था। ठीक है, याद रखना, इसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, टॉय ट्रेन। ठीक है, तो इसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। आरी बस में एक चीज और ध्यान रखनी है, इसकी जो स्टेशन की लंबाई है दार्जिलिंग ट्रेन वाले क्षेत्र की, इन दोनों के बीच की जो लंबाई रहती है वो कितनी है, तो इसकी लंबाई 78 किलोमीटर है। कितनी,
78 किलोमीटर है। तो आई होप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। टेक योर टाइम। देखो भारत में जो पर्वतीय रेल है उसमें 2 ट्रेन और आती है। कौन कौन सी आती है? एक तो नीलगिरी क्षेत्र वाली, ध्यान रखना, एक तो आपकी आती है नीलगिरी, और एक आती है कालका। ठीक है, तो ये 2 ट्रेनें और आती है जो पर्वतीय क्षेत्र में, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड की गई है। आगे बस समझ में भी समझ पा रहे हैं चीजों को, है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक, अगला है महाबोधि विहार। ठीक, आई होप ये चीजें आप लोग ने कर ली होगी। ठीक है, ठीक है भाई, अगला नेक्स्ट कर लो, लास्ट, महाबोधि विहार। ठीक, महाबोधि विहार का अगर बात करूं मैं, तो ये बात आपको समझनी है कि कहां पर है ये महाबोधि विहार। तो याद रखना आपको, महाबोधि विहार ये कहां पर 2002 में इसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, ये 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। निर्माण हुआ, और ये एक तरीके स्तूप के मठ है। ठीक है, और यह है बिहार के गया में, गया में स्थित है। ठीक है, अशोक के शासनकाल में ये इसका निर्माण होता है, अशोक के शासनकाल में। और ये माना जाता है कि भगवान बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। मतलब कि भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति में ये पहली बार जो ज्ञान दिया जाता है वो यहीं दिया जाता है। ठीक है, याद रखना, इसलिए इसका निर्माण किया गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? समझ में भी? हाँ भाई, ठीक है। ये 2002 की बात है, याद रखना, ये सन भी आपको लिख देना है 2002, पीछे वाले आपने पढ़ लिए होंगे। ठीक है, 2002। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो पाई होगी। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना काफी, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक, सेशन को लाइक शेयर जरूर करना भाई, आपका द्वारा लाइक और शेयर और जो कमेंट किए जाते हैं वही मेरा मोटिवेशन है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे, नॉलेज अच्छी मिल रही हो, कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल रही हो, तो ज़रूर सेशन को लाइक शेयर करना। क्योंकि देखो, अगर आप जब तक लाइक शेयर नहीं करोगे तब तक मुझे मोटिवेशन मिलेगा नहीं। अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं क्लास ये जो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो पेड कोर्सेज में प्रोवाइड करवाता हूँ, वो चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो समझ लो कि वो बंद हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज के इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।